हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हमारा 20 लेक्चर है। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरी सीरीज चल रही है, घटना चक्र पूर्वावलोकन का। आप ये सीरीज आप पूरी फॉलो करिए, यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा जितना पेपर में आपका आएगा। तो चलिए 20 पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आज हम कहाँ से, पाकिस्तान की मांग से आपका लगभग ये आज़ाद हिंद फौज तक लगभग 70 क्वेश्चन बने हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में हर बार किसी न किसी पेपर में आए हैं, वो सब कर लेते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो बताइए, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया? तो यह विचार सर मोहम्मद इकबाल ने पहली बार दिया था। याद रखिएगा, सर मोहम्मद इकबाल ने। अब आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा गया, ये क्वेश्चन मतलब बार बार पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन अब बनेगा कि यह विचार सर्वप्रथम कहाँ पर दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता था वैसे मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता था। तो ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में, जो अभी प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद में ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि हमको मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, उनकी संस्कृत परंपरा के लिए और विकास के लिए अलग देश की इच्छा चाहिए। तो इन्होंने कहा था पूर्व पंजाब वाला, मतलब पंजाब का पूरा क्षेत्र लगभग आधा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, मतलब उधर जितने भी हैं वो उन्होंने ही इसका विचार दिया था। कौन? सर मोहम्मद इकबाल ने। तो चलिए यहाँ तक आपको याद रखना है। कब? 1930 में इलाहाबाद के अधिवेशन में सर मोहम्मद इकबाल ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इसको बताइए। RO ARO 2014 में देखिए क्वेश्चन आया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य की प्रस्तावना रखा था? प्लीज़ आप घटना चक्र कहीं से पढ़िए, जो आपको पूरी डिटेल में समझाए, उसके पूरे बैकग्राउंड को समझाए, वहीं से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपके बैकग्राउंड से बनेंगे क्वेश्चन। तो किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? तो ये अभी हमने बताया, किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने रखा था। कहाँ पे रखा था? 1930 के कौन सा अधिवेशन? 1930 के इलाहाबाद के अधिवेशन। याद रखिएगा, 1930 का इलाहाबाद के अधिवेशन में रखा था, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हाँ बताइए, इसका नेतृत्व किसने किया जो अलग राज्य? तो मांग तो वहाँ इन्होंने रखा था कि मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है। तो यही थे जो पूरा पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़े हुए थे। हर बार कोई भी आपका सम्मेलन हो, कांग्रेस का या मुस्लिम लीग का, हर बार ये अपना उठा ही देते थे मुद्दा कि पाकिस्तान ही हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? 22 मार्च, याद रखिएगा, 22 मार्च से 24 मार्च। अब कहेंगे वो सन कौन था? 1940 का। कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या की? अध्यक्षता की। प्रेसिडेंट यही थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इसी में इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। देखिए, विचार अलग राज्य की कहाँ पर आया? अलग राज्य की विचार, मतलब अलग देश का विचार, ये किसने लाया? ये आपका मोहम्मद इकबाल ने लाया। लेकिन मांग किसने की? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिवेशन में? इस लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ प्रस्ताव आ रहा था और विचार आ रहा था, ठीक है, एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव। लेकिन पाकिस्तान शब्द जो है उसका मांग किसने किया? ठीक, पाकिस्तान तो शब्द दूसरे ने दिया, लेकिन ये मत अली जिन्ना ने नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान शब्द मतलब जो पाकिस्तान देश का मांग की, वो किसने किया? तो ये किया किस अधिवेशन में? पूछ सकता है किस अधिवेशन में? लाहौर के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मांग की, ठीक है। इसी अधिवेशन में इन्होंने मतलब स्पीच देते हुए कहा कि हम इससे आगे कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। इसी अधिवेशन में कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए यहाँ नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो बताइए वह किसने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो ये याद रखिएगा, सरोजनी नायडू जी ने कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के दूत है। मतलब जब ये आपके ये मोहम्मद अली जिन्ना सही थे, मतलब जब ये आपका खिलाफत आंदोलन का पहले ये काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी थे, मतलब ये एक वैसी उनकी सोच नहीं थी, लेकिन कुछ मतलब खिलाफत आंदोलन के बाद इनकी सोच पूरी तरह से चेंज हो गई। तो ये सरोजनी नायडू ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कौन कहा, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्ति कथन किसका था? तो ये कथन किसका था, तो ये बताइए। तो ये कथन था आपका सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, ठीक है, जिन्होंने एक मुस्लिम मतलब अलग मुस्लिम देश की मांग की थी, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। इन्हीं ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक व्यक्त किया, मतलब जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू की जो उनकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा गया है। चलते हैं देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बताइए। जैसे हम क्वेश्चन जल्दी बता दें तो आप थोड़ा वीडियो पॉज करके बता दिया करिए, ठीक है। मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य, पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? बताइए ये कहाँ हुई थी मुस्लिमों के लिए एक पृथक वो? तो ये कहाँ पर, 1930 के मुस्लिम लीग इलाहाबाद के अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। तो यही हमने कहा था, शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वहीं पर एक पृथक मतलब एक पृथक देश की, पाकिस्तानी एक पृथक देश की मांग हुई थी, ठीक है। जो पाकिस्तान की मांग का है तो वो 1940 में लाहौर के अधिवेशन में होगा, ठीक है। तो 1930 में पृथक लीग के अधिवेशन में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में एक पृथक देश की मांग की गई थी। नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट ये किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, नाउ आर नेवर पैम्पलेट ये किसने? रहमत अली ने। याद रखिएगा, रहमत अली ने। अब आप सोच रहे होंगे यही मतलब पाकिस्तान वाला शब्द बता दीजिए, तो यही हैं रहमत अली। ये जो रहमत अली हैं यही हैं, ये कहाँ पढ़ते थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, चौधरी रहमत अली। 1933 में, याद रखिएगा 1933 में, इसी में ये जो आपका ये पैम्पलेट है इसी में पहली बार प्रयोग किया था पाकिस्तान वर्ड का, ठीक है। पाकिस्तान जो मतलब जो आप ये अगर सोचें कि इकबाल ने पाकिस्तान मतलब एक देश के, इकबाल ने एक पृथक देश की मांग की थी, ना कि पाकिस्तान वर्ड यूज करके, ठीक है। तो जब 1933 में आपके रहमत अली ने आपका पाकिस्तान वर्ड को आपको क्या किया, लाया, तो जो पाकिस्तान वर्ड को लाया रहमत अली ने कहाँ पर? नाउ और नेवर पैम्पलेट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें पहली बार रहमत अली ने यूज किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ पर ये शब्द लेकर अपना लाहौर के अधिवेशन में 1940 में जो हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर डे बाय डे वो आगे बढ़ाना ही स्टार्ट कर दिए। तो इसमें याद रखिएगा कौन किससे रिलेटेड है, नहीं तो आप मोहम्मद इकबाल में, रहमत अली में और ये मोहम्मद अली जिन्ना में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक, वहाँ पर गलत होने की चांस रहेगा। तो ठीक ऐसे याद कर लीजिए कौन किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो 1933 में पाकिस्तान कहाँ के छात्र थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। महिला लीग द्वारा पाकिस्तान महिला आ रहा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया? 1940 में। कब पारित किया गया? 1940 में। देखिए पाकिस्तान की स्थापना, अब देखिए पाकिस्तान की स्थापना, पाकिस्तान वर्ड आ गया तो 1940 में ही आएगा, ठीक है। या 33 में अगर रहमत अली जाए वहाँ 33 में आ जाएगा, नहीं तो 40 में ही आप लाइएगा,
ठीक है। तो ये कब 23 मार्च को 1940 में, 22 या 23 मार्च को 1940 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था। उसी में पाकिस्तान का प्रस्ताव आया था। ठीक है, तो पाकिस्तान का प्रस्ताव ये लाहौर के अधिवेशन में आया था। आई होप आपको याद आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव किया गया था। तो बताइए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो देखिए, मार्च 1940 में। देखिए, वही क्वेश्चन कितनी बार आया है, मार्च 1940 में। अब ये देखिए, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है। जिन्ना और आप जिन्ना में, रहमत अली में, इकबाल में, ये तीनों में नहीं है। ये तीनों में याद रखिएगा नहीं। रहमत अली तो हो गए नहीं सकते क्योंकि ये अब पहले ही आया है। तो मोहम्मद इकबाल 30 में, मोहम्मद अली जिन्ना और ये खलीकुल्ला, इस दोनों में आप कन्फ्यूज होंगे, इन दोनों में। अब देखिए, उस मतलब उसका अधिवेशन किसने किया था? जो 1940 में लाहौर का अधिवेशन था, उसकी अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और वहाँ पर लेकिन जो कोई भी अधिवेशन होता है तो पीछे से एक प्रस्ताव आता है। तो वो प्रस्ताव पूछ रहे हैं कि इस प्रस्ताव का मतलब किसके द्वारा लाया गया था। तो प्रस्ताव को किसने पास किया, ये पूछा गया है यहाँ पर कि वह प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये प्रस्ताव किसने रखा था? तो दो लोग रखे थे, ये याद रखिएगा, फजलुल हक और खली कुलजमा, या इन्होंने रखा था। तो खली, याद रखें, खली कुलजमा और फजलुल हक। तो इनका नाम नहीं है यहाँ पर, यहाँ खलील जुमा है इनका नाम। तो इन्हीं ने रखा था। तो याद रखिएगा, प्रस्ताव को किसने रखा था? खलील जुमा ने। और फिर मांग इसके एमएन जो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मांग किसने कर रहे थे? तो वो देखिए, ये आपका क्या क्वेश्चन, इसमें इनका क्या, मोहम्मद अली जिन्ना, कि इन्होंने उसका नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया। ये सब तो आप अपना प्रस्ताव रखे थे, खलील जुला प्रस्ताव रखे थे, लेकिन उसको आगे मतलब जैसे गांधी जी क्या असहयोग आंदोलन, मतलब उसको गांधी जी क्या कर रहे थे? जैसे असहयोग आंदोलन क्या था आपका, पहले गांधी जी रखे थे तो पास ही नहीं होता। फिर इसके बाद चित्तरंजन दास ने उसका प्रस्ताव रखा था। फिर गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे ना। असहयोग आंदोलन का चित्तरंजन दास नेतृत्व थोड़ी कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन उसको रखा किसके द्वारा गया था? ये चित्तरंजन दास। पहले वो रखे, चित्तरंजन दास नाराज ही थे, तो लेकिन गांधी जी मना लिए, तो वो चित्तरंजन दास बाद में रखे। तो उसी तरह फजल हक और खलीलुल्लाह ने पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा और उसका सब पूरा नेतृत्व अली जिन्ना ने किया। तो यहाँ पर प्रस्ताव किसने रखा, इसकी बात कर रहे हैं, तो खलील जुमा ने। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ कन्फ्यूज ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिनमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, हुआ था कहाँ पर हुआ था? जिसमें कहा गया था कि हाँ, जिन्ना का जो 2 राष्ट्र है उसको, मतलब उसको अधिवेशन को मान्यता दी गई थी। तो वो कहाँ पर हुआ था? तो वो कहाँ पर हुआ था? उन लाहौर में। तो यही लाहौर वाला एक अधिवेशन ऐसा था जो कि मुस्लिम लीग का पाकिस्तान को लेकर एक दृढ़ संकल्प आ गया उन सबका। ठीक है, कि हमको अब लेना ही था, लेना ही है। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लीजिए, यहाँ पर क्या था, किसने प्रस्तुत किया था? खली कुलजुमा और फजलुल हक। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा। कभी खलील जुमा दे देगा या कभी फजलुल हक देगा। लेकिन एक चीज़ आप और याद रखिएगा, ठीक है, वो चीज़ आप क्या याद रखेंगे? देखिए, वो याद रखेंगे इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था, ये पूछ सकता है। तो प्रारूप किसने तैयार, मतलब द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रारूप किसने? हयात खां। तो याद रखिएगा, हयात खां। अब देखिए कितना क्वेश्चन इसमें दे दिया है। अगर प्रस्ताव पूछा जाए किसने रखा था, तो फजल हक, खलील जुमा।
ठीक है। फजील हल और खलील जुमा ने प्रस्ताव रखा था। ये प्रस्ताव प्रारूप किसने तैयार किया था? तो हयात खान ने तैयार किया था। और इसको आगे किसने बढ़ाया था? पूरा आंदोलन की बागडोर किसने ले ली थी? ए जिन्ना ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या था कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन में जो दो राष्ट्र के सिद्धांत को वो लाहौर में, इसी में हयात खान ने प्रारूप तैयार किया और फजुल हक और कुजुल जुमा जो हैं वो आपके दोनों ने रखा और वो जिन्ना ने आगे बढ़ा दिया पूरा। ठीक है, नेतृत्व तो उसका कर दिया। तो लाहौर के 1940 का अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कांग्रेस का 1929 का, कराची का 31 का, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपका ये मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? मार्च और अप्रैल में हुआ था। वो मार्च में 22-23 मार्च को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? तो बताइए वह कौन सी मतलब तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? तो याद रखिएगा वो कौन सा दिन होगा कि लगभग वो आपका, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान का मतलब ये मांग कब से 40 में स्टार्ट हुआ, तो ये 20 और ये आप 50-50 इसमें हुए या इसमें हुए, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तब वहाँ पर क्या आपको मान लीजिए नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 14 जुलाई रखें कि 23 मार्च रखें? तो अभी हमने बताया है जब कुछ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा जैसे आप रिस्क लेने वाले हैं, तो कैसे रिस्क लेंगे कि 22 और 23 मार्च को क्या हुआ था? 22 और 23 मार्च को ये आपका लाहौर का अधिवेशन हुआ था, लाहौर का अधिवेशन हुआ था। और ये कहाँ ये लाहौर का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अब यहाँ 23 मार्च दिया गया है, तो आप सोचेंगे कि 23 मार्च दिया गया, हो सकता है इसी उपलक्ष्य में, तो यही 23 मार्च लगा के चले आएंगे, तो हाँ आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो एकदम यही, तो इसी के जब वो आपका मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी तिथि की स्मृति में पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1943 में, 3 साल बाद। ठीक है, तो 3 साल बाद ये सब जगे थे, 2 साल सो ही रहे थे। ठीक है, तो ये सब 3 साल बाद जगे और 23 मार्च 2023 वो 1943 में ऐसे मतलब एकाएक जग गए, कहे अब हम मुस्लिम दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान आज नहीं, पहले से ही कुछ ऐसे है। हम आम जनता की बात नहीं करते हैं, ये उन नेताओं की बात करते हैं ना। आम जनता जैसे हमारी है वैसे वहाँ भी भोली भाली है। ठीक है, तो ये है क्या? पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए किसने की थी 1940 की अध्यक्षता? तो किसने की थी 1940 की अध्यक्षता? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कितनी उसको सिंपल क्वेश्चन है, पीसीएस प्री 2013 में आया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो बताइए प्रथम सत्याग्रही। अब सत्याग्रही मतलब उससे मुस्लिम लीग का जितना था हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको अब रट गया। जैसे क्या हम कहें पाकिस्तान दिवस कब मना? 23 मार्च 1943 को। अब कहें कि 1940 में लाहौर अधिवेशन में तो मोहम्मद अली जिन्ना। वो 1930 में कौन थे आपका ये मुस्लिम लीग के अधिवेशन में? तो ये मोहम्मद इकबाल। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो ये सब फैक्ट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, शायद याद ही हो गया होगा। अब यहाँ देखते हैं महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? हमारे वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हम एकदम पूरा आपको याद ही करवा देते हैं। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? आपका विनोबा भावे थे। ठीक है, तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। अब देखिए ये क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है, बहुत बार आ चुका है, ये सब नहीं पूछेगा। अब दूसरे सत्याग्रही हैं, ये हो सकता है पूछ ले। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरे सत्याग्रही थे। पहले विनोबा भाई। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही आपका ब्रह्मदत्त थे। तो ठीक है, ब्रह्मदत्त ये तीसरे सत्याग्रही थे।
तो पहले विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 में। याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि सर्वोदय समाज, सर्वोदय शब्द याद रखें, ये लिखा है, ये वर्ड याद रखिएगा, सर्वोदय शब्द ये पूछ लिया जाता है, इस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। अब ये तो एक क्वेश्चन ये बन गया, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब ये नहीं बनेगा कि पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ये सब पुराने क्वेश्चन हो गए। अब ये पूछा जाता है सर्वोदय समाज, याद रखिए सर्वोदय समाज, ये सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। तो ये विनोबा भावे जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। और सर्वोदय शब्द किसने लाया था पहली बार? ये महात्मा गांधी जी ने लाया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। अब ये सर्वोदय समाज होता क्या था? तो सर्वोदय समाज होता था गांधी जी के जो विचार थे, उनके आदर्श थे, उसका प्रचार करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने किया। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी ने गढ़ा था, मतलब ये लाए थे। और सर्वोदय समाज ये विनोबा भावे का, ये समाज की स्थापना सर्वोदय समाज की विनोबा भावे ने। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को। ये इतना वर्ड आपको याद रखना है, सब कुछ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो बताइए, ये प्रधान सत्याग्रही पूछ रहा है कि मतलब ये कौन थे प्रधान सत्याग्रही। तो प्रधान सत्याग्रही आपके कौन थे? तो अभी हम क्या बताए हैं, विनोबा भावे। प्रधान मतलब प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इनका समाज क्या था? सर्वोदय समाज, सर्वोदय समाज। अब देखिए इनका ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 को। डेट याद रखिएगा, अभी डेट कम पूछा गया है, लेकिन हो सकता है इस बार आपसे डेट भी पूछ ले। ठीक है, तो मैं ऐसे ही सब कुछ जो आपका नहीं कभी पूछा गया वह उसी पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि सब कुछ तो आपको याद ही रहेगा, उसको बार बार पढ़े ये आपको याद ही रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप बार बार नहीं पढ़ते तो याद नहीं रहता। ठीक है, तो विनोबा भावे 1740 में इसकी स्थापना, सर्वोदय समाज आपका इसी से रिलेटेड है। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया था? बताइए, इसको किसने आरंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसको इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं, किसने आरंभ किया था? तो पहली बार विनोबा भावे ने। पहले विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे, तीसरे सत्याग्रही। अब यहाँ देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा कौन था? तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त थे तीसरे। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए शब्द आ गया तो महात्मा गांधी, और सर्वोदय समाज अगर आ जाएगा, इसका मतलब स्थापना किसने किया था? सर्वोदय समाज। अगर समाज आ जाएगा तब आपका विनोबा भावे हो जाएगा। ठीक है, सर्वोदय समाज क्या था? इसमें गांधी जी के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके आदर्शों को प्रचार प्रसार करने के लिए, और सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। अब देखिए क्रिप्स मिशन आ गया है। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं इसमें। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो बताइए, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो याद रखिएगा, भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया। थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या हुआ, देखिए इतिहास थोड़ा जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें जापान की शक्ति जो है, मतलब इसकी मतलब सैन्य शक्ति कुछ भी कहिए, तो वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अमेरिका और चाइना और ऑस्ट्रेलिया, कौन है? यूएस और चाइना और ऑस्ट्रेलिया,
इन सब ने तीनों लोगों ने मिलकर ब्रिटेन पर दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया कि आप ऐसा करिए, जो भारत को है स्वतंत्र करिए, उसके लिए दबाव बनाया कि आप प्लीज़ भारत को आप स्वतंत्रता दीजिए। ठीक है, तो क्या किया ब्रिटेन ने, फिर इसी दबाव को झेलते हुए ब्रिटेन ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा, जिसको कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन कब भेजा? 1942 में भेजा। अब पूछेंगे क्रिप्स मिशन में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो इसमें सिर्फ आप क्रिप्स मिशन में सिर्फ आप ही स्टैनफोर्ड क्रिप्स को याद ही रखेंगे। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स कब आया? 1942 में आया। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो 3 प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है इसमें डोमिनियन राज्य का दर्जा। कहे थे कि डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, मतलब क्रिप्स मिशन में बोला गया कि जब आप या वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो हम डोमिनियन राज्य का दर्जा दे देंगे। दूसरा क्या किया गया, मेन 3 बता रहे हैं। दूसरा क्या किया गया कि आप मतलब संविधान निर्मित करने का आपको अधिकार है, मतलब आपको संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरा, तीसरा क्या कहा गया, जो सबसे खतरनाक था, तीसरा कहा गया था, तो अगर देसी रजवाड़े हैं तो वो अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। ठीक है, जो देसी रजवाड़े, तो यही सबसे खतरनाक था। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत को आज़ाद होने से पहले भारत के कई टुकड़ों कर देना। ठीक है, तो जब ये देसी रजवाड़े कई अपना कोई मतलब मान लीजिए अवध है कोई अलग बना लिया, पंजाब का कोई वो रजवाड़ा हुआ अलग बना लिया, राजस्थान का कोई रजवाड़ा है वो अलग बना लिया, तो ऐसे क्या होता, सब पूरा देश डिवाइड हो जाता। तो ये सब पूरा एकदम बेकार ही था। पांचवा क्या, ये पहला क्या था कि डोमिनियन स्टेटस। 1929 का आप सुने होंगे, 1929 में पहले ही आपका 1929 का जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें कौन, जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही इसको मतलब मना कर दिया कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता। तो पूर्ण स्वतंत्रता भी मनाया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस भी 1929 में मनाया गया। तो ये याद रखिएगा, क्या आपका ये अंग्रेज वो जो पुरानी वाली सभ्यता वही आपको देने की मतलब कोशिश कर रहे थे कि कुछ नया इसमें था नहीं। तो इसीलिए गांधी जी ने इसको क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक, वो मतलब चेक खराब हो चुका है वही आप दे रहे हैं, तो गांधी जी ने इसीलिए इसको पोस्ट डेटेड चेक किया कहा। तो चलिए देखिए, आपका पहला वाला ये 1942 सही है। अब ये पूछ सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? विंस्टन चर्चिल। भारत के वायसराय कौन थे? तो ये आपके लॉर्ड लिलिंथगो। ये आपका तीनों आपका सही, ये मतलब जितने फैक्ट में बताएं ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो आप सब कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये लोअर पीसेस 1998 में आया है। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे सम्मिलित थे कि भारत को डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। हमने डोमिनियन स्थिति, इसमें मतलब कहा गया है किस मिशन में डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, हाँ तो दी जानी थी। इसने कहा था कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो मिशन आया था इसमें डोमिनियन स्थिति की बात की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, यही अब पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कब आया क्रिप्स मिशन, यही पूछा जाएगा। तो डोमिनियन स्थिति दी जानी थी कि सब प्रांतों को राज्यों को मिलकर एक ही भारतीय संघ होना चाहिए। हाँ, ये तो कहा गया था कि आप सब मतलब सभी प्रांतों राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, तो ये तो आप तो सही है। लेकिन तीसरा वाला पढ़िए, तीसरा वाला कह रहा है कि कोई प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। तो इसका दूसरे का मतलब क्या रहा गया कि मतलब अगर सबको मिला के अगर मैं आपसे कहूँ कि ये काम करना मतलब ये काम करिए, अब और ये कह दूँ ये काम मत करिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आप मतलब ना ही कह रहे हैं ना ही कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं भारतीय संघ होना चाहिए, और इसमें अगर किसी को पसंद नहीं आया तो बाहर निकल गया, तो ये तो तू वैसे ही टूट गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो हाँ, ये कहे थे कि भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, तो ये आपका सभी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्रिप्स मिशन से बनते हैं। IAS 2003 में आया, अभी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या रहा है, तो पढ़िए, आप सोचिए, देखिए क्या इसमें आपका कह रहा है। तो इसमें कह रहा है महत्वपूर्ण पहलू था, तो इसमें कौन सा सही है? भारत को किसी भी कोर्ट की स्वायत्त
देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत में संघ में शामिल होना होगा। अब देखिए यहाँ पर बाइंडिंग कर दिया गया है, और यहाँ पर क्या था कि कोई भी प्रांत बाहर रह निर्णय ले सकता, मतलब बाहर संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, या वहाँ मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तो संघ तो बना लिए हैं, लेकिन अगर वो चाहता तो अलग ही हो सकता था, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, बाइंडिंग कर दिया, भारतीय संघ में होगा, ठीक है। होना होगा मतलब बाइंडिंग है, तो बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। याद रखिए। सी क्या कह रहा है, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बात ही नहीं की गई थी, यहाँ पर डोमिनियन की बात की गई थी। संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान ना होना। तो ये गलत है। तो ये तो बता ही दिए गए थे, सबके लिए एक संविधान बनाई जाएगी, लेकिन अगर कोई प्रांत चाहता कि हम इस संविधान को नहीं फॉलो करेंगे, हम खुद का संविधान बनाएंगे, तो वो कर सकता था। तो ये भी गलत है। तो किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का ना होना ये गलत है। वो कर सकता था, सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। तो ये आपका गलत है। वो कोई भी संविधान अपना बना सकता था, तो इससे भारत की मतलब जुड़ने से पहले ही टूटने की स्थिति बन जाती, ठीक है। तो ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना तथा डोमिनियन ये जो हम पहले ही छोड़ चुके थे, डोमिनियन तो हम 1929 में ही छोड़ चुके थे, ठीक है। तो 1929 में ही चला गया था डोमिनियन। तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। अब ये तो आप बता ही सकते हैं कौन को सही नहीं है। तो युद्ध के पश्चात होने पर डोमिनियन का दर्जा, तो ये तो यही कहे थे, तो सही है। कहे थे कि युद्ध समाप्त हो जाएगा तो डोमिनियन का दर्जा, ये मतलब आप जो मतलब ऐसे समझिए, जो चीज़ आप कर चुके हैं, मतलब जो चीज़ आप क्लियर कर चुके हैं। मान लीजिए कोई वनडे एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, तो आप कोई कहा कि नहीं आप इतना मेहनत कर दीजिए, हम फिर वही आपको एग्ज़ाम, आप मान लीजिए आप वही एग्ज़ाम फिर आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। मतलब आप इतना मेहनत करिए, आप फिर वही क्लियर कर दीजिए, तो अच्छी बात है। तो ये गलत है, ठीक है, कि हमको उससे बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो हमको अगर पूरा मेहनत हम कर रहे हैं, तो क्या भारत ने मतलब अगर गांधी जी ने देखा जाए तो मेहनत तो सबने, गांधी जी या कोई भी लीडर हो, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद अगर इतना ये डोमिनियन दर्जा मिलेगा तो क्या फायदा। तो अगर आप भी अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो अगर अच्छे मतलब लेवल के एग्ज़ाम नहीं पास करेंगे तो क्या हुआ, वो पुराना ही एग्ज़ाम आप पास करके बैठे हैं, तो उससे आपको कुछ थोड़ी होगा। तो पोस्ट डेटेड चेक इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट है, पुराना बीत चुका है, अब हमको नया एग्ज़ाम का क्लियर करना है, पीसीएस करना है, आईएएस करना है, ठीक है। जैसे आप कोई आरओ क्लियर कर लिए, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, पीसीएस में जाएंगे, आरओ में वो आईएएस में जाएंगे। तो वैसे इसमें भी ये डोमिनियन दर्जा दे रहे हैं, जो आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हमको डोमिनियन दर्जा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका गलत है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, तो ये मतलब ये दोनों आपका सही है। नई कार्य समिति की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों को समान पद्धति, ये हिंदू मुसलमान का इसमें बात नहीं था। कोई भी सूबा भारतीय संविधान से बाहर रह सकता है, तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो युद्ध ये भी सही है, ये भी संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, जो सदन जो आपका संविधान बनाएगी वो मान्य होगा। कोई भी सूबा भारत के संघ के बाहर रह सकता है, ये भी सही है। ये हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट गलत है, तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन समझिएगा, इसमें डोमिनियन का मान करे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन करवाएंगे, संविधान निर्मित होगा आपके द्वारा, और इसमें कोई भी जो प्रांत है वो अलग रह सकता है। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की योजना की परिकल्पना की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो ये देखिए आईएएस 2016 में क्वेश्चन आया है, ठीक। आईएएस 2016 में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में, इसका राष्ट्रमंडल कहीं हिंदू मुस्लिम राष्ट्रमंडल ये सब कहीं आया ही नहीं है। स्वतंत्रता प्रदान से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित, ये भी नहीं आया है। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, तो ये बात ही नहीं किए हैं। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे रही, डोमिनियन क्रिप्स याद करिएगा, क्रिप्स हमेशा सीडी, ठीक है, याद रखिएगा। सी आएगा, क्रिप्स आएगा तो डी जरूर आएगा, ठीक है। तो डी डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए, ठीक है, जो हम सब पहले ही कर चुके थे कि हमको नहीं चाहिए। 1929 में हमने बोल दिया था कि हमको नहीं चाहिए ये डोमिनियन स्टेटस।
किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर पोस्ट डेटेड चेक अपान ए क्रैशिंग कहा था। तो ये पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा था, यही ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब देखिए, निम्नलिखित में कथनों क्रिप्स प्रस्ताव पर प्रावधान सम्मिलित हैं, किस पर है, मतलब बताइए कौन का आपका सही है। तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, तो पूर्ण स्वतंत्रता अगर क्रिप्स में कभी आ जाए, पूर्ण स्वतंत्रता और क्रिप्स में, तो आप उसको पूरी तरह से नकार दीजिएगा, पूर्ण स्वतंत्र नहीं, हमेशा क्रिप्स में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है। संविधान निर्माती निकाय की रचना की, हाँ तो ये सही है, संविधान बनाए थे, कहते हैं बना ले, लेकिन इसमें भी आप लोचा कर दिए थे। लोचा क्या कर दिए थे कि कोई भी आपका ये जो प्रांत होगा, चाहे संविधान स्वीकार करे चाहे ना करे, उसकी मर्जी, ठीक है। तो जोड़ने से पहले ही भारत को तोड़ दे रहे थे। तो ये आपका दूसरा सही है, ठीक है। कितना झेले हैं हमारे लीडर, ये तो उन्हीं को पता होगा, ठीक है। तो ये दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा, बताइए भारत में क्रिप्स मिशन किसने भेजा। तो हमने क्या कहा था, विंस्टन चर्चिल ने भेजा क्रिप्स मिशन। कब, 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। किसके नेतृत्व में, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, याद रखिएगा स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो कौन था, लॉर्ड लाल निथगो गांधी जी के बारे में कहा था ये राजनीतिक फिरौती, ठीक है, गांधी जी के आंदोलनों को कहा था राजनीतिक फिरौती, ये लाल निथगो। इसका कार्यकाल बहुत लंबा था, 1936 से लेकर 1943 तक इसका कार्यकाल था लॉर्ड निथगो का। तो विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे वहाँ के। निम्नलिखित क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। तो मतलब जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें बोल रहे थे कि ये आपके कांग्रेस के की ओर से जाएंगे, क्रिप्स मिशन देखेंगे कि क्या है क्या दे रहे हैं। तो वो दो लोग को सेलेक्ट किया गया था। तो वो दो लोग कौन थे, तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्रिप्स मिशन के कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, क्रिप्स मिशन के रिलेटेड, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा, तो वही कौन था जो 1936 से 43 तक रहा, ये कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। इसके कार्यकाल में इतनी घटनाएं हुई कि इसका तो याद ही रखिएगा, क्योंकि इसी से कई क्वेश्चन कई बार बने हैं कि इसका कार्यकाल कब से है, ये इसके कार्यकाल में कौन सा हुआ था, ये कब हुआ था, क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में आया था, ये सब भी होता है, ठीक है। तो ये लिनलिथगो, ठीक है, राजनीतिक गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था लाल लिनलिथगो ने। अब ये देखिए क्वेश्चन, अब ये भारत छोड़ो आंदोलन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलते हैं, आई होप आपको क्रिप्स मिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा सब याद आ गया होगा। चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, देखते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा, कितना क्वेश्चन है अभी, 29 क्वेश्चन हुआ है, 71 क्वेश्चन है, तो ये टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा जल्दी क्लियर। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जब वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तो उसमें कौन थे, तो आपके मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है। तो मौलाना अब्दुल कलाम उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, तो ये बताइए कहाँ पर पारित हुआ। तो अभी हम क्या कहें, वर्धा में। तो इसमें याद रखिएगा, इस कार्य समिति में कौन कौन से लोग भाग लिए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, ये तो इसके अध्यक्ष ही थे। सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने, जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, आपका राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था, सीता रमैया ने भाग लिया था, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष,
और आसफ अली, जीबी कृपलानी, महात्मा गांधी, ये सब में भाग लिया और सबने क्या प्रस्ताव पारित किया? भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। अब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, तो पहले ही बता दिए हैं। भारत 14 जुलाई 1942 को, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। भारत का प्रधान सेनापति कौन था भारत छोड़ो आंदोलन में? कमांडर इन चीफ कौन था बताइए? तो लॉर्ड बेवल था। याद रखिएगा, लॉर्ड बेवल था इस समय कमांडर इन चीफ। ठीक है, ये कब से कब था? इसका कार्यकाल 1943 से, याद रखिएगा, 1943 से 1947 के मध्य इसका कार्यकाल था। ठीक है, भारत का वायसराय ये बना। ठीक है, तो इस 1943 से 47 तक क्या वायसराय था? ठीक है, वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा था। ठीक है, तो ये 1943 से 47 तक आपका लॉर्ड बेवल क्या था? भारत का वायसराय था। इससे पहले क्या था? भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवल था। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड बेवल जब भारत छोड़ो आंदोलन पास हुआ तो लॉर्ड बेवल सेनापति था। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 में के निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही है। अब देखिए, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, 2021 में आए। तो 8 अगस्त, 9 अगस्त, 7, ये सब किस किस से रिलेटेड है आपका? ये सब भारत छोड़ो आंदोलन को। तो कहीं भारत छोड़ो आंदोलन है? यहाँ है, हाँ, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है। बस सिंपल ही क्वेश्चन है, सिंपल ही। तो कोई अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का ये ये पूछा जाता है कब से प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखिएगा, डेट है 7 अगस्त 1942। कौन? 7 अगस्त 1942 को बम्बई का एक ग्वालियर टैंक था, उसमें जो कांग्रेस की ये बैठक हुई, वार्षिक बैठक हुई। तो इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो वही प्रस्ताव जिसको वर्धा प्रस्ताव, कहीं अगर वर्धा प्रस्ताव आ जाए तो आप कहेंगे वर्धा प्रस्ताव मतलब भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई। ठीक है, तो यहीं पर हुआ। तो कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा, 7 अगस्त को बैठक हुई, 8 अगस्त को इसको स्वीकार कर लिया गया। 8 अगस्त 1922 को इस प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो इसको स्वीकार कर लिया गया 8 अगस्त को। इसके बाद कब हुआ? 9 अगस्त को, याद रखिएगा, 9 अगस्त को। आप कंफ्यूज होते होंगे 8, 7, 9, तो याद रखिएगा 7 अगस्त को आप बम्बई के ग्वालियर टैंक में बैठक हुई वार्षिक कांग्रेस की। 8 अगस्त को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त को क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ। ठीक है, इस आंदोलन को क्या ऑपरेशन नाम दिया गया? ऑपरेशन 0 आवर। याद रखिएगा, 0 आवर इसका नाम दिया गया, ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा कि सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र दे दें। दूसरा क्या? सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। ये गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने क्या कहा। और तीसरा क्या है? राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुत्वता स्वीकार करने को कहा। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो इसमें याद रखें सिर्फ तीसरा ही सही है। कहाँ? IAS 2005 में क्वेश्चन आया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने यहाँ पर बिल्कुल कुछ और ज़्यादा नहीं कहा था, सिर्फ यही कहा था कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुत्ता को स्वीकार करना। तो ये एकदम सही है। तो आपका केवल तीसरा सही है। ये देखिए, यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी ये अपना नौकरी ना छोड़ें। तो ठीक है, ये जो त्यागपत्र वाला सरकारी कर्मचारी, ये गलत है। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी अपना त्यागपत्र ना छोड़ें, लेकिन वो कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते रहें कि हम कांग्रेस के साथ हैं। तो ये हुआ। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, ये भी गलत है। सैनिकों को बोला गया कि आप देशवासियों पर गोली ना चलाएं। ठीक है, तो गोली चलाने से इनकार कर दिया गया। इनको बता दिया कि आप प्लीज़ देशवासियों पर गोली न चलाएं। यहाँ पर कहा गया कि प्लीज़ आप सरकारी नौकरी ना छोड़ें। ठीक है,
और छात्रों से क्या कहा गया? छात्रों से ये कहा गया छात्र पढ़ाई छोड़ें तभी जब वो मतलब वो इसी प्रकार छोड़ें अगर वो पूरी अपनी जीवन अपना जब तक आज़ादी नहीं हो जाता वहाँ तक अपना दृढ़ निश्चय कर लें, ठीक है। नहीं तो पता चला छोड़ दिए, इसके बाद कुछ देर बाद चले आए फिर वहाँ छोड़ छाड़ के, तो ऐसा नहीं, पूरा दृढ़ संकल्प लेना है फिर वहाँ पर छोड़ना है पढ़ाई। तो ये आपका तीनों है, ना सरकारी नौकरी छोड़ना है, न सैनिक का पद छोड़ना है, गोली नहीं चलानी है, और ये रियासतों के लिए ये गांधी जी ने कहा था। अब देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 42 में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस भारत छोड़ो का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये बताइए कहाँ से प्रारंभ किया गया था ये आंदोलन? तो ये आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो बम्बई से ही प्रारंभ किया गया था। और कहाँ से प्रारंभ किया जाएगा? ठीक, तो चलते हैं, बम्बई से हो गया। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कहा था, देखिए वही क्वेश्चन है, तो ये आपका तीसरा है, ठीक है। वही क्वेश्चन डबल बार है, ठीक है। यह कथन क्या? हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? बताइए किस मतलब उस मतलब आंदोलन से जुड़ा है? तो बताइए ये किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किसने नहीं किया? तो याद रखिएगा, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो ये तीनों लोग नहीं किए थे, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, लोअर 2004 में आया है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय कौन आजाद वो थे? तो याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये तो आपको पता ही होगा। पहले ये पूछ लिया जाता है ये किस वर्ष बने थे? तो 1940 में, याद रखिएगा 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में, याद रखिएगा रामगढ़ अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1945 तक, याद रखिएगा 1941 से 45 तक ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 5 वर्षों तक। सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बार ये मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक आपके अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ये अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा समय तक भारत के मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये 5 नहीं, याद रखिए 6 वर्षों तक, याद रखिए 6, ठीक है। तो ये इन 5 वर्षों में कोई अधिवेशन नहीं हो पाया। तो 1940 से 45 तक तो 6 ही हो जाएगा, 40 को जोड़ेंगे तो ये आपका 6 वर्षों तक रहे। 5 वर्षों में कोई अधिवेशन नहीं हो पाया और ये सबसे लंबे समय तक थे। ये पूरा जो ये काल था ये बहुत नाजुक काल था भारत के लिए। तो ये सही हो जाएगा। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो 6 वर्षों तक कौन अध्यक्ष रहा? तो अभी हम बताएं 6 वर्षों तक अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्षों तक रहे। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किसका फल था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किसका फल था? तो देखिए ये फल किसका था? अब देखिए ये क्या था? क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों को क्रिप्स का प्रस्ताव इससे पहले आया था जिसमें वो बोल रहे थे डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो हम सबका दिमाग तो वैसे ही ख़राब था और ख़राब हो गया कि हम सब क्या सोच रहे हैं, क्या दे रहे हैं ये। तो भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख कारण यही था, ठीक। क्रिप्स प्रस्ताव से भारतीयों को बहुत मतलब दुख हुआ था। तो ये हुआ। दूसरा क्या है? भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी मिल रही थी, ठीक है, क्योंकि जापान का शक्ति उस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो ये भी सही है। कह रहा है गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक
गांधी जी और हिंसक इनका दूर दूर में संबंध नहीं है। तो तीसरा जहाँ देखते हैं वहाँ काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, उपयुक्त सभी मतलब तीसरा यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी, सिर्फ आपका ये बचा और ये बचा। अब कह रहा है एनआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया। हाँ, अगस्त 1942 में ही, तो ये आपका सही हो जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? बताइए किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊषा मेहता ने, याद रखिएगा, ऊषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। इसमें राम मनोहर लोहिया भी आते हैं, उन्होंने भी रेडियो पर प्रसारण करते थे। राम मनोहर लोहिया भी, उनका भी नाम आता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में ऊषा मेहता की ख्यात थी। तो बताइए ऊषा मेहता की ख्यात उस समय क्या थी? तो उसमें क्या कह रही थी? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त रेडियो चलाने हेतु। ठीक है, तो यही आपका सही है। गोलमेज सम्मेलन नहीं है। हिंद फौज की टुकड़ी, ये भी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं है। ठीक है, तो यही है आपका भारत छोड़ो आंदोलन की में गुप्त रेडियो संचालन में। आईएएस 2011 में आया है, इसके बाद 2010 उत्तराखंड लोअर में 10 में आया था, इसके बाद आईएएस ने भी पूछ लिया। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो बताइए नियमित रूप से कौन कौन कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो कौन करता था? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये नियमित रूप से आपके भारत छोड़ो आंदोलन में रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित करते थे, कांग्रेस रेडियो पर। ठीक है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था, उनका क्या नाम था? जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भारत जो गांधी जी के साथ थे, उनका नाम क्या था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था लुई फिशर। याद रखिएगा, उनका नाम था लुई फिशर। ये गांधी जी के साथ थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंध थे, कहाँ से, कब से संबंध थे? मतलब तो अभी हम पता है कहाँ, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। इसमें कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो किस क्षेत्र में दंगे सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से उजागर आए? तो ये उजागर हुए बिहार में और संयुक्त प्रांत में, जिसे यूपी कहते हैं। तो यूपी और बिहार में, ये दोनों लोग आगे वैसे भी रहते हैं। तो बिहार और यूपी में दंगे मतलब सबसे ज़्यादा उभर के आए हैं। तो ये आपका पहला और चौथा होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बताइए महात्मा गांधी जी को कहाँ पर बंदी बनाया गया था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को बम्बई में बंदी बना। गांधी जी को कहाँ रखा गया? गांधी जी को पूना के आगा खा महल में, आगा खा पैलेस है ना, उसमें नज़रबंद करके रखा गया। किसमें? आगा खा पैलेस में गांधी जी को मुंबई में मतलब पुणे में मतलब क्या हुआ, इनको बंद करके नज़र बंद करके रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कहाँ किया गया? तो ये भी पूछता है। बांकीपुर जेल में। कहाँ गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? बांकीपुर जेल में। ठीक है, आगा खा पैलेस में गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। इसमें कौन सा आपका सही है? बताइए इसमें कौन सा आपका सही है? तो आपका ये जो कह रहा है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। जागृत क्यों हुई? लेकिन ये बहुत एक्टिव मतलब बहुत पावरफुल नारा था कि करो या मरो। ये यही आपको लोगों के मन में बस गई और लोगों ने मतलब साहस दिलाने में सफलता मिली। किसको? करो या मरो के नारे से। तो आपका ये और आर दोनों सही है, ये आर की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन लोगों को जागृत और साहस दिलाने में मदद मिली, सहायता मिली। क्यों मदद मिली? क्योंकि करो या मरो का नारा लोगों के मन में धर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। अधिकतम प्रभावित जिला था। तो अभी हम बताए थे
कि संयुक्त प्रांत और बिहार ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इसमें बताइए कौन सा आपका सही है। बीपीएससी 1999। तो ये मुंगेर है, बीपीएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये कहाँ आया है। उत्तराखंड में आया है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के लोगों को जागृत करने में सहायता मिली। अच्छा वही क्वेश्चन है, तो आपका ये ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपी यूडीए एलडीए में आया है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ठीक है, कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रखने के लिए कहा। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपका थोड़ा सा मतलब वो डेवलप होगा कि क्या है सही है। तो याद रखिएगा पहला ही सही है। इसमें कौन सा है, ये वाला सही है। ये आपका अंग्रेज और मुसलमान एक साथ आए हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्योंकि जिन्ना ने क्या कहा था कि इसको मुसलमानों को कहे थे कि आप मतलब इससे आप दूर ही रहिए। ठीक है, तो जिन्ना और ब्रिटिश सरकार पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के आंदोलन को से दूर रहने को कहा। तो ये अवार्ड दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी है। ये देखिए निम्नलिखित स्थानों की सूची के उन सब स्थानों का नाम बताइए जो भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कहाँ पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा बलिया में की गई थी और आपका सतारा में। तो बलिया और सतारा में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया में किसने किया था, चित्तू पांडे ने। याद रखिएगा चित्तू पांडे ने बलिया में किया था। सतारा में किसने किया था, तो याद रखिएगा सतारा में 1943 में। अगर ये पूछे आप कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी, तो यही सतारा वाली थी। 1943 से 1946 तक चली थी लगभग। ठीक है, 43 से 46 तक पूरा चली थी यही सरकार। अब यहाँ पर पूछ सकता है इसके मंत्री सतारा में मतलब कौन से नेता थे, तो YB चौहान और नाना पाटिल थे। कौन, इसके तो चित्तू पांडे थे, इसके YB चौहान और नाना पाटिल थे। एक जगह और स्थापित हुआ था समांतर सरकार, तामलुक मिदनापुर जो बंगाल में है। याद रखिएगा तामलुक मिदनापुर बंगाल में। यहाँ भी आपकी ये जातीय सरकार जिसको बोलते हैं ये आरंभ किया गया था। ये कहाँ पर, तामलुक मिदनापुर बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ बलिया और सतारा याद रखिएगा। देखिए वर्ष बंगाल में के मिदनापुर जिले में एक जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। अभी हम बताए हैं जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी, 1942 में। याद रखिएगा 1942 में। कहाँ पर, यही क्वेश्चन पूछेगा, जातीय सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी, मिदनापुर में। तामलुक मिदनापुर में जातीय सरकार की 1942 में स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो बताइए इसमें आपका कौन सा है, दोनों आपका वो दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक, कहाँ पे आया है, PCS 2005 में। तो अब कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, सबसे अच्छा आंदोलन माना जाएगा। ठीक है, यहीं पर मतलब पूरा हम सब पूरा एकदम जुट होके एकदम पूरा करो या मरो, मतलब वैसे भी ये आपका नारा है, अब करना है या मरना है। भारत छोड़ो आंदोलन के पास शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया खोज समय का तकाजा थी। तो ठीक है, ये भी सही है आपका। तो क्या हुआ, ठीक इसके लगभग पाँच वर्ष बाद अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए, इसी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। तो AR दोनों सही है, आर सही की बाकी व्याख्या सही है। यहाँ देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया।
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने, सी राजगोपालाचारी ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का क्वेश्चन में टफ क्वेश्चन बनाएगा तो यही आएगा। दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। बताइए कौन इस मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। तो जो प्रस्ताव जारी किया वही बता दीजिए, एक प्रस्ताव इसमें कौन सा था। तो इसमें कौन सा एक प्रस्ताव था, याद रखिएगा वो प्रस्ताव था, एकदम छोटा सा ही लिखा गया है, संवैधानिक गतिरोध का हल। ठीक है, तो ये संवैधानिक गतिरोध का हल, ये पैम्पलेट जारी कब किया गया था, 1944 में जारी किया गया था। ठीक है, तो दी वे आउट नामक प्रपत्र जारी किया गया था कब, 1944 में। किसके द्वारा, सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ठीक है, ये इसमें क्या था, संवैधानिक गतिरोध का एक गतिरोध का हल, इसका मेन वो था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। तो इसमें किसमें, तो ऑपरेशन रूबिकॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए RO 2017 में आया है ऑपरेशन रूबिकॉन। RO में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वह कूट था जिसमें भारत और ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। तो क्या था, जेल में गांधी का आमरण अनशन। ठीक है, तो ये क्या था ये बताइए। अब देखिए ये गांधी जी कहाँ पर बंद थे, आगा खां पैलेस में बंद थे। अभी हम बताए उस वहीं पर बंद होने पर इनके आमरण अनशन में थे और इनके स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही थी। तो जो डॉक्टर थे उन्हें ब्रिटिश सरकार से विचार विमर्श किया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। क्या, रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। लेकिन गांधी जी इतने आसानी से मरने वाले नहीं थे जब तक भारत को आज़ाद नहीं करा देते। ठीक है, तो ये उन सब की गलत सोच थी। तो ये यही था गांधी जी का आमरण अनशन था, ये मतलब इन सब की एक वैसा सोच था। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन कूट शब्द था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ है था वह है, तो बताइए। अब ये आपका आ गया सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो इसमें बताइए कहाँ हुआ था। तो नेताजी सुभाष चंद्र का बोस कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था। अब कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 30 जनवरी 1897 में हुआ था। 30 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। याद रखिएगा उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, 1920 में क्या हुआ था, 1920 में ये ICS जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ICS की परीक्षा उत्तीर्ण किए। ठीक है, कब, 1920 में। 1938 में क्या हुआ था, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। कब, 1938 में। 1939 में क्या हुआ था, त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हरिपुरी भी में ये अध्यक्ष बने और 1939 में त्रिपुरी में। लेकिन 1939 में 38 में बने, फिर 39 में बने, लेकिन 39 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद क्या किए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किससे रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस से। 1941 में क्या हुए, 1941 में ये जर्मनी चले गए। ठीक है, 1941 में जर्मनी चले गए और 1943 में क्या हुए, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। ठीक है, याद रखिएगा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्हें नेताजी की उपाधि कहाँ से मिली, तो ये भी पूछ सकता है। अभी तक ये तो आप क्वेश्चन वो नहीं किए होंगे कि जैसे गांधी जी का महात्मा जी ये सब ये कौन दिए, तो ये महात्मा जी गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर ये सब आपको पता होगा, लेकिन नेताजी किसने कहा इनको, तो याद रखिए नेताजी जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया। नेताजी नाम किसने दिया, जर्मन के विदेश मंत्रालय ने, जर्मन विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो अगर पूछे नेताजी किसने उपाधि दिया तो जर्मन विदेश मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस का पद छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो अभी ने हमने क्या कहा, कौन सा दल, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया IS 2005 में, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? अब बताइए वह किस वर्ष की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो 1939 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। 38 में वो तो हरिपुरा में अध्यक्ष थे, और 37 में कोई नाम ही नहीं, 36 में तो यही बचा ही है। बे सिंपल क्वेश्चन है बस। 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक, 39 में। INA किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की? तो बताइए INA किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की किसने की? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना याद मोहन सिंह ने की। और किसके दिमाग की उपज थी? मोहन सिंह की। इसकी स्थापना ये आपका मोहन सिंह ने ही किया। सुभाष चंद्र बोस मत लगाइएगा, ठीक है। तो INA के बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये INA किससे? मोहन सिंह ने। इसके बाद इसमें कौन थे? और एक नाम है रास बिहारी बोस। याद रखिएगा 1942 में INA का विघटन हो गया, 1942 में विघटन हो गया, और रास बिहारी बोस ने ये मोहन सिंह को बर्खास्त कर दिया इनके मतलब पद से। जब ये बर्खास्त कर दिए तो मोहन सिंह को जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और ये रास बिहारी बोस इसके आपके वो बने, नेतृत्व किए INA के। फिर इसके नेतृत्व किसको दे दिया गया? 1900 याद रखिएगा 1943 में सुभाष चंद्र बोस, 4 जुलाई 1943 को, ठीक है, सिंगापुर में। तो 4 जुलाई 1943 में सिंगापुर में इसका नेतृत्व किसको दे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को। अब इसे हिंदी में जैसे INA है, इसको याद रखिए वो वही है जिसको आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। आज इसको हिंदी में आज़ाद हिंद फौज कहते हैं और इंग्लिश में INA कहते हैं। ये भी याद रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे आज़ाद हिंद फौज क्या है, INA क्या है। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। 38 में हरिपुरा में, 39 में त्रिपुरा में। फिर अध्यक्ष से रिटायरमेंट दे दिए थे। कुछ मतभेद हुआ था गांधी जी के साथ, ठीक है। तो याद रखिए INA आज़ाद हिंद फौज सब एक ही है। 4 जुलाई को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इसका नेतृत्व किया 1943 में इसका नेतृत्व किया। इससे कौन पहली बार लाया? मोहन सिंह ने। फिर रास बिहारी बोस, बोस। इसके बाद कौन? ये आपके सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? बताइए आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, किसने, जो विचार है वो किसने सुझाया था? तो अभी हम बताए थे मोहन सिंह से स्टार्ट करिएगा। आज़ाद हिंद फौज स्टार्ट करिएगा तो याद रखिएगा मोहन सिंह। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मोहन सिंह तो हैं, लेकिन इससे 2 लोग यहाँ पर और होने चाहिए। ज्ञानी प्रीतम सिंह, याद रखिएगा ज्ञानी प्रीतम सिंह। अब यहाँ पर ये तो है नहीं ऑप्शन में ज्ञानी प्रीतम सिंह। और मेजर फूजीवारा। जब आप ये दोनों लोग यहाँ ऑप्शन में नहीं रहेंगे, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा, याद रखिएगा ये दोनों, तो आप मोहन सिंह को लगाएंगे। अगर ये दोनों रहेंगे तो इन दोनों को तवज्जो देंगे, मतलब इन दोनों को प्रथम रखेंगे। ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा को पहले रखेंगे, और ये मोहन सिंह को आपको सेकंड में आएंगे, ये पहले नहीं आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा आज़ाद हिंद फौज का विचार ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा ने दिया था, लेकिन नहीं है तो मोहन सिंह लगा देंगे। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की, तो बताइए ये कब की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कौन सा आपका सही होगा? तो कौन सा सही होगा? थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ ताकि आप कुछ बता दें, ठीक है। तो ये 21 अक्टूबर 1943 को, याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद, यहाँ सरकार है, फौज नहीं है। ये फौज अगर होता तो ये फौज अलग है, ठीक है। फौज ये है 4 जुलाई 19 मतलब ये पहले से ये 42 से ही ये इसका वो ये अलग है फौज। ये आज़ाद हिंद सरकार, अगर आज़ाद हिंद सरकार की बात किए
कीजिए तो आपके उन सुभाष चंद्र बोस आएंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार, इसका गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पर आज़ाद हिंद सरकार के? सिंगापुर में, याद रखिएगा, सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा की तो 21 अक्टूबर कहीं है, तो देखिए वही आर ओ मेंस में 2013 में आया है। और ये कहाँ पे आया है? ये बीपीएससी 97 में। इसीलिए कहते हैं अलग पीसीएस का भी क्वेश्चन आप देखा करिए। तो 21 अक्टूबर 1943 को, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतिम सरकार की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? तो किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के सक्रिय सहयोग दिए? तो वो कौन थे? तो अभी उनका नाम ही हम कई बार ले रहे हैं, तो वो कौन हो सकते हैं बताइए? तो बहुत बार लिए हैं इनका नाम, रास बिहारी बोस। याद रखिएगा, रास बिहारी बोस ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल आर्मी की कमान इनको ही सौंपी थी। इन्होंने ही, रास बिहारी बोस ने। पहले मोहन सिंह, फिर रास बिहारी बोस, फिर आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था है नहीं, तो कहाँ पर स्थित था? तो ये बताइए, रंगून में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पे? रंगून में स्थित है। पहले कहाँ पे था? सिंगापुर में था। तो सिंगापुर में 1944 से सुभाष चंद्र बोस ने इसका कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थापित किया। कब? 1944 में सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देखिए आर ओ में यहाँ से कितने क्वेश्चन आप बने हैं। प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। आपको ऐसे ही वीडियो पूर्वावलोकन का मिलता रहेगा विथ डिटेल के साथ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई पेड देना ना कुछ देना है। आज़ाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े हुए नहीं थे, बताइए। आज कौन आज़ाद हिंद फौज आईएनए से नहीं जुड़े थे? वो कौन थे? तो कौन थे? याद रखिएगा, बीसी दत्त। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आर ओ में देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बीसी दत्त। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और कौन आया था? आपका आया था 21 अक्टूबर, वो भी आर ओ में आया था 21 अक्टूबर 1943 में। ये क्या था? अंतिम सरकार की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार, वो अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार मतलब जो वो अस्थाई सरकार थी, अस्थाई सरकार थी, वो उसकी, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार, उसकी घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई। और एक क्वेश्चन ये बना है, बीसी दत्त इससे नहीं जुड़े थे। कौन? बीसी दत्त इससे नहीं जुड़े थे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 1945 में इन सब पर एक मुकदमा चलाया गया। ठीक है, कौन कौन पर? राशिद अली पर, पीके सहगल पर, शाहनवाज पर और गुरु बख्श सिंह। याद रखिएगा, राशिद अली, पीके सहगल, शाहनवाज और ये गुरु बख्श सिंह, इन सबको मुकदमा चलाया गया और इसमें इन सबको फांसी, ठीक है, फांसी की सज़ा हो गई। लेकिन एक लोग को, राशिद अली हैं, इनको कारावास की सज़ा हुई, इनको 7 साल की कारावास हुई। और पीके सहगल, शाहनवाज और गुरु बख्श, याद रखिए गुरु बख्श, इन सबको क्या फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो आपका ये बीसी दत्त नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इन सब का मुकदमा, पीके सहगल, शाहनवाज और गुरु बख्श, इनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई जेल में। ठीक है, तो ये सब आज़ाद हिंद फौज के ही थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी रहे? तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, कौन जुड़े? तो याद रखिएगा, शील भद्र याजी।
ठीक है, तो यह याद रखिएगा। शीलभद्र याजी ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़े और आईएनए आंदोलन से भी जुड़े। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में, ठीक है। और ये आईएनए के आंदोलन से भी जुड़े। तो शीलभद्र याजी मतलब इन जो दोनों आंदोलन था, दोनों एक फॉरवर्ड ब्लॉक की एक आईएनए आंदोलन, ये दोनों से जुड़े शीलभद्र याजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? तो किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। आईएएस 2008 में आया है क्वेश्चन, आपके पेपर में आ सकता है। अब ये क्या था द फ्री इंडियन लीजन, ठीक है। तो ये क्या था, जो आपके ये युद्धबंदी थे उनको छुड़वा के और सुभाष चंद्र बोस ने लगभग 10,000 सैनिकों की एक मतलब सेना गठित की, उसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा? किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा? तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश का नायक की उपाधि दी। तो कब दिया? 1938 में, जब ये हरिपुरा के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में इनको नायक की उपाधि दी। महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस को? तो याद रखिएगा, देशभक्तों का देशभक्त, ठीक है। तो देशभक्तों का देशभक्त, ठीक है, देशभक्त, ठीक है। तो गांधी जी जानते थे ये मतलब सबसे अच्छे लीडर, सबसे अच्छे देशभक्त हैं, तभी इनको देशभक्तों का देशभक्त। किसने कहा? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा देशभक्तों का देशभक्त। और नायक किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद। आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया गया था? तो बताइए, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस तिथि को मनाया गया था? तो ये 12 नवंबर 1945 को। याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। और सप्ताह कब मनाया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, 5 से 11 नवंबर 1945। 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। क्या? आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। बस अगर आपको ये देखिए, इसमें आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़ थोड़ा सा हम बताना आपको भूल गए थे, थोड़ा सा अधूरा मतलब अधूरा बताए थे, लेकिन थोड़ा सा ही बताए थे। पूरा हम ये बताए थे कि प्रेम संग सागर, सब कुछ सही बताएं, थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको कन्फर्म हो जाए, क्योंकि उसके क्वेश्चन बने थे, ये क्वेश्चन वहाँ पे आ नहीं पाया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। प्रेम सिंह सहगल, प्रेम सिंह सहगल और गुरु बख्श सिंह, याद रखिएगा, गुरु बख्श सिंह और शाहनवाज, याद रखिएगा शाहनवाज, ये 3 लोग को क्या हुई थी? फांसी की सजा हुई थी। किसमें? लाल किले मुकदमे में। लाल किला मुकदमा 1945 में हुआ। इसमें इन सबको फांसी की सजा और राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास हुआ था। ये तो अभी हम बता रहे थे, लेकिन इन सब के बचाव में कुछ मतलब वकील आए। इसमें वकील में कौन थे? भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कारतूज, आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, ये सब प्रमुख वकील थे। जिसमें लॉर्ड बेबल को इन सब की सज़ा को, जो फांसी की सज़ा है, उस सब को मृत्युदंड में मतलब मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करना पड़ा, ठीक है। तो प्रेम सिंह सहगल, गुरु बख्श सिंह और शाहनवाज की फांसी की सज़ा को मतलब माफ़ करना पड़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1945 का जो लाल किला मुकदमा बोला जाता है, लाल किला मुकदमा इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बना था, इसीलिए मैं बता दिया, हो सकता है आपको पूछ ले। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या बना था
कि आज़ाद हिंद मतलब फौज पर अभियोग चलाया गया था कब, तो 1945 में बताएंगे कब, 1945 में। तो ये और ये भी पूछ लिया था कि वो कौन कौन वकील पैरवी कर रहे थे, तो ये भी पूछ लिया था। तो कौन कौन से वकील पैरवी कर रहे थे, कैलाश नाथ काटजू, याद रखिए काटजू, और कौन थे, तेज बहादुर सप्रू, सप्रू याद रखिएगा, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता पूरी कौन कर रहे थे, तो भूला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये लाल किला मुकदमा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन छूटा था, वही मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।